दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ एसएचएम। और इस पार्ट में हम जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला था कि अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका जो इक्विवेलेंट आता था, के का इक्विवेलेंट, वो ऐसा आता था जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल कनेक्शन में हम बात करते थे, राइट? कैपेसिटर के जैसा होता था। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है। आपके पास देखिए ये दो स्प्रिंग जो है ये आपके पास बेसिकली सीरीज में है, और ये दो स्प्रिंग जो है देखिए वो पैरेलल में है, राइट? तो अगर ये सीरीज में है तो आपसे बोला है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन, यानी इस पूरे सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बताना है। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा सोचेंगे। तो यहाँ जो के सीरीज होगा दो है तो के इंटू, यानी कि के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाय के वन इंटू के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। तो यहां से इन दोनों का आ जाएगा 2/3 के। फिर ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा। और फिर बीच में मास है, दोनों तरफ स्प्रिंग, तो वो आता है किसका कंडीशन? हाँ, पैरेलल का कंडीशन आता है। तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करेंगे तो यहां से 2/3, यहां से 7 के, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास के इक्विवेलेंट आ गया। टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर m अपॉन के हम निकाल चुके हैं, के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट यहां डालेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास दो मास है m1 और m2 और उसके बीच में स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो यहां जो हम टाइम पीरियड लिखते हैं और मास जो यहां लेंगे वो रिड्यूस्ड मास लेंगे। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, ऐसा केस देखने को मिलता है, तो हम यहां जो टोटल मास लेते हैं टाइम पीरियड के फॉर्मूले में वो रिड्यूस्ड मास को कंसीडर करते हैं। और रिड्यूस्ड मास लिखने का तरीका आपको पता है, रिड्यूस्ड मास को लिखते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पे बेसिकली म्यू के जगह पे हम ये डालेंगे। डन। तो यहां से हम टाइम पीरियड बोल सकते हैं 2 पाई रूट अंडर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के। दो स्प्रिंग है, आप देख सकते हैं कि ये जो दो स्प्रिंग है और इसके एंड पे दो मास कनेक्टेड है। अब ये दो स्प्रिंग है, ये आपस में सीरीज कनेक्शन में है। अगर सीरीज कनेक्शन में है तो इसका के इक्विवेलेंट आपको पता है रेजिस्टेंस के केस के जैसा, पैरेलल जैसा सोचेंगे। तो यहां दो है तो के वन इंटू के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। और फिर यहां पे फाइनली एक स्प्रिंग आएगा और एक स्प्रिंग के दोनों एंड पे मास कनेक्टेड है। तो यहां जो हम टाइम पीरियड लिखेंगे, यहां पे टाइम पीरियड में जो मास का हम वैल्यू पुट करेंगे वो रिड्यूस्ड मास होगा। और रिड्यूस्ड मास निकालने का तरीका होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों मास सेम है तो यहां से हम m रिड्यूस निकाल लेंगे, वही यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगुलर एसएचएम। अभी हम पढ़ रहे थे लीनियर एसएचएम, जिसमें हम ब्लॉक में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे थे तो ब्लॉक एसएचएम कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर एसएचएम, जिसमें एक एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में देखिए ये जो एक स्ट्रिंग होता है जिसका लेंथ एल होता है और यहां से एक बॉब कनेक्टेड होता है। ये जो लेंथ एल है ये हम बॉब के सेंटर ऑफ मास से टोटल डिस्टेंस लेते हैं। तो इतना तो स्ट्रिंग का लेंथ है और इतना बॉब का भी लेंथ होगा, कंसीडर करेंगे यहां पे लेंथ। तो देखिए नीचे mg, ऊपर टेंशन। अभी ये इक्विलिब्रियम में है तो इसको इसका मीन पोजीशन बुलाते हैं। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये पार्टिकल यहां पे आएगा और यहां पे देखिए इसका लगेगा mg और इधर लगेगा टेंशन। तो mg के दो कंपोनेंट इधर और इधर, तो ये जो होगा mg साइन थीटा, ये होगा mg कॉस थीटा। तो mg साइन थीटा क्या करेगा, इस बॉब को वापस से मीन पोजीशन पे लाएगा और ड्यू टू इनर्शिया ये यहां से यहां जाएगा, फिर वापस यहां से यहां आएगा। तो ये ऐसे एसएचएम करेगा। तो यहां जो एसएचएम हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है? यहां से इस पोजीशन से यहां गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा गया और फिर यहां पे टॉर्क लगा। तो ये जो टॉर्क है mg साइन थीटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, क्योंकि माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा है ये टॉर्क। और थीटा मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो दिए। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आता है सी, सी को बुलाते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। और टॉर्क होता है आपको पता है आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस सी थीटा। तो यहां से देखिए हम अल्फा को लिख सकते हैं सी अपॉन आई इंटू थीटा और सी अपॉन आई को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। और ये देखिए अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये एसएचएम का कंडीशन बन रहा है। अल्फा एक्सेलरेशन है तो इसको लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा प्लस 0। ये एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंगुलर एसएचएम का, राइट? और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
तो आपके पास एक इक्वेशन आता है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये जो थीटा है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम टी, और ये है आपके पास एंगुलर एम्पलीट्यूड। ये है आपके पास एंगुलर एम्पलीट्यूड, और यहां से जो ओमेगा आया, ओमेगा आप देखिए ओमेगा स्क्वायर बराबर, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, सी अपॉन आई, तो ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर सी अपॉन आई। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन सी, राइट। अब देखिए यहां से आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया था एट टाइम टी। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा, ओमेगा बाहर आएगा तो थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, राइट। तो ये यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा रूट अंडर थीटा स्क्वायर माइनस थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। सो एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे फेज एंगल अपॉन टाइम, और लीनियर एम्पलीट्यूड लिखेंगे थीटा नॉट इंटू एल, और लीनियर वेलोसिटी लिखेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा के जगह पे डी थीटा अपॉन डी टी और आर के जगह पे एल। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको क्या बोला कि यहां पे एक पेंडुलम था और पेंडुलम को क्या किए मीन पोजीशन से 2 डिग्री एंगल पे ले गए, और ये अभी टी इक्वल टू 0 पे है, यानी पेंडुलम टी इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन से 2 डिग्री पे है। और आपको बोला है कि इस पेंडुलम का एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट जो है वो है 4 डिग्री, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, तो आपसे पूछा है फाइंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो थीटा और थीटा नॉट में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। टी इक्वल टू 0 पे थीटा कितना है 2 डिग्री, और थीटा नॉट आपके पास है 4 डिग्री, तो यहां थीटा और थीटा नॉट डालिए तो आपके पास फाई का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 6। तो आपसे इक्वेशन पूछा है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड है 4 डिग्री साइन ओमेगा टी, और फाई के जगह पे लिखेंगे पाई बाई 6। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि यहां से इस पेंडुलम को हम रिलीज करते हैं मीन पोजीशन से 6 डिग्री एंगल से पेंडुलम को रिलीज करते हैं, और पेंडुलम यहां जैसे ही पहुंचा तो 3 डिग्री एंगल कवर किया मीन पोजीशन से, इससे टकराया और वापस यहां से ऑसिलेशन कर रहा है। तो मीन पोजीशन से यहां से रिलीज किए तो ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, राइट, जिसको हम ए एम्पलीट्यूड से बुलाएंगे। और 6 डिग्री का आधा यानी कि 3 डिग्री, तो पार्टिकल जब यहां मीन पोजीशन से यहां पहुंचा तो यहां पे बेसिकली a/2 कवर किया। तो पार्टिकल कहां से कहां तक कवर कर रहा है, पार्टिकल आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पे जा रहा है, यानी कि a एम्पलीट्यूड से यहां मीन पोजीशन पे, और फिर मीन पोजीशन से a/2 जा रहा है। तो आपसे टाइम पीरियड पूछा है, तो देखिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन आने का टाइम t/4, मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने का टाइम t/12, फिर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन पे आने का टाइम t/12, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाने का टाइम t/4। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, इसका एडिशन इसका एडिशन इसका एडिशन इसका एडिशन, तो सबका एडिशन करेंगे आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट हम केस डिस्कस कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, अगेन वही जो एंगुलर एसएचएम है उसी का एक सिंपल केस है, वो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो यहाँ जो टॉर्क लगता है mg साइन थीटा की वजह से, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेंथ, तो टॉर्क हो गया mg साइन थीटा और लेंथ। तो यहां से हम इसको अरेंज करते हैं, तो अगर हम थीटा को स्मॉल लेके चलते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो यहां देखिए टॉर्क जो होता है माइनस सी थीटा, सी mgl के बराबर है, तो ये एंगुलर एसएचएम का कंडीशन शो कर रहा है। तो यहाँ जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन सी, और c के जगह पे लिखेंगे mgl। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करते हैं कि ये रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर, तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। तो ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कैसे, ध्यान से सुनिए, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। मान लीजिए आपको बोला है कि एक यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का साइड लेंथ आपको दिया है a, और क्यूब का x पार्ट जो है वो वाटर के नीचे है। तो अगर x पार्ट वाटर के नीचे है तो आपको पता है इस पे बॉइंट फोर्स लगेगा। अब बॉइंट फोर्स लगेगा तो आपसे पूछा इसका टाइम पीरियड बताइए, क्योंकि जैसे ही x पार्ट नीचे आप इसको पुश करते हैं तो इस पे बॉइंट फोर्स लगने की वजह से ये एसएचएम करेगा, और एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड बताइए।
तो पहले इस पे जो बॉइंट फोर्स लगता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बॉइंट फोर्स का वैल्यू होता है रो वी, और ये नेगेटिव साइन क्योंकि एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम में फोर्स हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होता है। तो रो वी लगा इस पे बॉइंसी फोर्स। अच्छा, डेंसिटी को क्या वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, राइट? तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। और यहां जो बॉयंसी फोर्स में जो वॉल्यूम लेते हैं वो लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स इन द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स इन द लिक्विड। और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इसका कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितना इमर्स है? एक्स लेंथ। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स। माइनस साइन तो आपको समझ में आया, और रो जी को अलग से लिख लिए। अब देखिए, रो, लेंथ और जी ये तीनों कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, और एक्स। तो क्या देखिए, ये इसको अगर हम के बोलते हैं तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और ये कंडीशन है तो ये एसएचएम करेगा, एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड आएगा, और टाइम पीरियड आएगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और के को इसके जगह पे, के इसके जगह पे हम ये डाल दिए, राइट? और वॉल्यूम इसका क्या होगा? पूरे बॉडी का वॉल्यूम, यानी अगर इस क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी इसका सिग्मा है, और डिवाइडेड बाय के का वैल्यू डालेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। सो सिंपल पेंडुलम के लिए हमने टाइम पीरियड पढ़ा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। अब देखिए टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड रूट एल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन रूट जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, आपके पास एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, किस पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। जैसे आइए उस पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं आपके पास यहां पे दो पेंडुलम है, एक छोटा पेंडुलम, एक बड़ा पेंडुलम। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि जो पेंडुलम का हम लेंथ लेते हैं वो बॉब के सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, और सिंस यहां पे बॉब छोटा है तो यहां जो लेंथ होगा वो एल डैश के कंपेयर में छोटा होगा, क्योंकि यहां सेंटर ऑफ मास और पूरे लेंथ का जो रोप है उसका डिस्टेंस एल डैश हो गया, और एल डैश एल से ज्यादा है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं। तो यहां इफेक्टिव लेंथ डिफरेंट है, और अगर इफेक्टिव लेंथ डिफरेंट है तो टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। एल डैश ज्यादा है एल से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, तो टी डैश ज्यादा होगा टी से। सिमिलरली आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते हैं आपके पास दो सिंपल पेंडुलम है, दोनों का लेंथ सेम है, और एक खाली पेंडुलम है बॉब और एक भरा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड जो है मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता। तो लेंथ अगर सेम है, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, लेंथ सेम है, जी कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड इस दोनों का भी सेम होगा, क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास एक बॉब है, इस बॉब में पानी भरा हुआ है, फिर हमने यहां से एक छोटा सा होल किया, और होल करने से क्या हुआ, इस बॉब से पानी निकल रहा है। तो जैसे ही पानी निकलेगा तो इनिशियली देखिए कि जब पानी इसमें था, पानी इसमें भरा हुआ था, तो सेंटर ऑफ मास, जब धीरे धीरे पानी इसमें से खाली होगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, क्योंकि जो वेट है, मास है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, यहां खाली हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा। अगर सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ेगा, और अगर इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ेगा तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी टाइम पीरियड बढ़ेगा। और फिर जब ये पेंडुलम बहुत खाली हो जाएगा, यानी कि ये पेंडुलम था, अब पानी यहां तक बचा, तो पानी के कंपैरिजन में इस बॉब का इतना वेट तो ज्यादा होगा। अगर वेट ज्यादा होगा तो अब जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर शिफ्ट करेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट करेगा तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और अगर इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज कर गया तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर जाएगा, राइट? और अगर मान लेते हैं कि पूरा पानी निकल गया, तो अब सेंटर ऑफ मास जो पहले इनिशियल पोजीशन पे था अब फाइनली वहीं पे आ गया, यानी जो नया इफेक्टिव लेंथ है वो पुराने वाले के इक्वल होगा, तो यानी टाइम पीरियड भी सेम होगा। तो क्या केस है कि इनिशियली पानी निकलना स्टार्ट हुआ तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट करेगा, तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। पानी बहुत निकल गया, थोड़ा सा पानी बचा है, तो उस थोड़े से पानी के कंपैरिजन में बॉब का मास ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट करेगा, इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज करेगा, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। और फाइनली जब सारा पानी बॉब से निकल गया तो सेंटर ऑफ मास फाइनली उसी पोजीशन पे आ गया जो पहले से था, और इसीलिए टाइम पीरियड सेम हो गया।
तो हम क्या बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास बट डिपेंड ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉब।